नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। भारत ओमान के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। भारत के प्रोडक्ट पर ओमान में नहीं लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच हुआ समझौता। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान। भारी हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा से पास। विपक्षी सांसदों ने बिल फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछाला। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, नहीं हो पाई प्रदूषण पर चर्चा। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 78 पॉइंट गिरा। निफ्टी में कोई बदलाव नहीं। कैपिटल मार्केट आईटी शेयरों में खरीदारी। एनर्जी, ऑटो, पीएससी शेयरों में दबाव। हेट स्पीच कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है कर्नाटक। बिल विधानसभा से पास। 1 साल से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। राज्य सरकार सोशल मीडिया से हेट स्पीच पोस्ट हटवा पाएगी। दिल्ली में प्रदूषण में हल्की नरमी, लेकिन मौसम हुआ सर्द। आज से पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं। पेट्रोल पंप मालिकों ने जताई चिंता। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों से कहा, सबसे मुश्किल दौर बीता और नेटवर्क पर पूरी तरह हुआ बहाल। आगे रीबिल्डिंग पर रहेगा जोर, शेयर में उछाल। अंबानी फैमिली दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर परिवारों में शामिल। ब्लूमबर्ग की 25 रिच फैमिली की लिस्ट जारी। करीब 106 अरब डॉलर संपत्ति के साथ अंबानी परिवार लिस्ट में 8वें पायदान पर। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद भारत से ओमान एक्सपोर्ट होने वाले 98% प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं पीएम मोदी को ओमान में अपना राष्ट्रीय सम्मान फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। इससे पहले पीएम मोदी का ओमान में जोरदार स्वागत भी हुआ। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि यह भारत के साथ अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। पीएम मोदी ने राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों से बात की। उन्होंने अलग अलग धर्म, जाति और नस्ल के लोगों को लेकर भारतीयों के मन में सम्मान की तारीफ भी की। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। इससे दोनों देशों को किस तरीके से फायदा होगा, ये समझने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या है इस व्यापार समझौते के डिटेल्स, आखिर बताएंगे? देखिए, दरअसल इस समझौता के होने के बाद अब ओमान से ज्यादा सामान भारत आ सकेंगे और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा सामान ओमान जा सकेंगे। और जब ये सामान आएंगे जाएंगे तो दोनों देश एक दूसरे के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगाएंगे तो बहुत कम लगाएंगे। और अगर अब हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हों, लेदर एक्सपोर्टर्स हों, गारमेंट हो, फुटवेयर हो, फार्मा हो, फर्नीचर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, यानी वैसे एक्सपोर्ट सेक्टर जहाँ पर ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, वो अपने सामान को ओमान भेज सकेंगे तो ओमान वहां पे कोई ड्यूटी नहीं लेगा। इसका फायदा ये हुआ कि ओमान के बाजार में भारतीय सामान सस्ते में पहुंचेंगे और दूसरे देशों के मुकाबले जब सस्ता होगा तो ओमान से डिमांड बढ़ेगी। भारत में एक्सपोर्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, विस्तार होगा, रोजगार ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे 98% सामान जो है जो भारत से ओमान जा रहा होगा उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। एक और चीज, भारत से जो लोग वहां पर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा दरवाजा खोलने का फैसला इस एग्रीमेंट के तहत लिया गया है। 124
अलग अलग सर्विस सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कंप्यूटर हो, IT सर्विसेज हो, इन सब में जो प्रोफेशनल जाते हैं उनके लिए भारत के जो प्रोफेशनल जाएंगे उनके लिए शर्तें आसान कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ भारत में जो सामान ओमान से आएंगे, करीब 74% सामान पर भारत या तो ड्यूटी नहीं लेगा तो बहुत कम लेगा। तो जिन सामानों की डिमांड भारत में होती थी वो सामान अब सस्ते में मिल सकेंगे, ओमान वाले सामान। तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्टर्स, रोजगार और भारत में ओमान के सामान के चहेते जो लोग होते हैं उनके लिए कहा जा सकता होगा। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर में बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो एयरलाइन में आए भारी संकट के बाद अब इंडिगो अपनी पूरी 2200 उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को एक वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सबसे बुरा दौर बीत चुका है और कम समय में रिकवरी हमारे नेटवर्क और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को दिखाती है। पीटर एल्बर्स ने माना कि पिछले 2 हफ्ते काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। The worst is behind us. On December 9th, I shared stabilization of Indigo's operation. After that, we restored our network to 2,200 flights today. Given our scale and complexity, recovering such situation in short time is a testament to our teamwork and the strength of our operating principles. पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को वीडियो संदेश देने के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, इंडिगो मामले में आज 2 बड़ी चीजें हुई। एक तरफ जहां इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का कहना है कि जो सबसे बुरा दौर था वो अब खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो अब इस मामले में जांच करने जा रहे हैं। पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो मैसेज दिया अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को और उनसे कहा कि जो नेटवर्क है इंडिगो का अब ये पूरी तरह से बहाल हो चुका है। आज 2200 के करीब फ्लाइट्स ऑपरेट की इंडिगो ने, जो कि क्राइसिस से पहले का जो समय है उसके बराबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर किया गया है रूट कॉज एनालिसिस के लिए। आने वाले समय में जो इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट है वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो है उनके पास जाके मिलेगा, उनसे फीडबैक लेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 19 साल की लेगेसी रही है इंडिगो की वो 3 दिन की क्राइसिस से प्रभावित नहीं होनी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि उसने फ्लाइट डिस्ट्रप्शन मामले का पूरा संज्ञान लिया है। कई सारे शिकायतें आई हैं, उसके बाद जांच करने का फैसला किया है CCI की तरफ से। ये हाल के जो डिस्ट्रप्शंस रहे हैं उस पर केंद्रित रहेगा। हालांकि ये जो जांच रहेगी ये शुरुआती जांच रहेगी, कंपटीशन एक्ट के तहत ये जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में जो निष्कर्ष आता है उसके आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि इस जांच को आगे कैसे बढ़ाना है। दिल्ली में आज से वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हां, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। नो PUC नो फ्यूल के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप पर मार्शल्स की भी तैनाती की गई है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में आज से लागू हो चुका है नो PUC नो फ्यूल का नियम। इसका मतलब जिन गाड़ियों के पास भी वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। लेकिन इसके बाद खासतौर से जो राहगीर हैं, जो लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं उनमें, और खासतौर से जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनमें एक परेशानी है, एक अफरा तफरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गाड़ियों को जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए उनसे पॉल्यूशन जांच की जा रही है। एक पॉस मशीन है, उसके जरिए नंबर डाल के ये चेक किया जा रहा है कि इनकी बाइक है, बाइक में वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो नियम लागू हुआ है पॉल्यूशन के बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, परेशानी हो रही है या क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमें तो फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अपने फॉलो करना तो हर आम आदमी का कर्तव्य भी है और उसकी सेवा। लेकिन पोल्यूशन दिखाने में झंझट हो रहा है। नहीं, कोई झंझट नहीं होता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सब एवरीवन। हमारे साथ हैं दिल्ली पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं निश्चल सिंघानिया जी। सर, जो आज ये लागू हुआ है इसको लेकर आप लोग कैसे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? देखिए, कल रात को ही नोटिफिकेशन आया है कि जिस ग्राहक के पास भी PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कल एक मीटिंग भी हुई थी एनवायरमेंट मिनिस्टर से, उसमें हमने अपनी समस्याएं बताई थी कि जो मेन हमारे पास हमको समस्या आती दिख रही है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। इसी के चलते उन्होंने मार्शल्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी दिए हैं, लेकिन जब ये अधिकारी शायद पंप पे नहीं होंगे तब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो।
नंबर 2, इसका जो हमने असर देखा है, सुबह से व्यापक असर है कि काफी मेजर ड्रॉप है सेल्स में पेट्रोल पंपों पे दिल्ली की। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये जब तक पूरे एनसीआर में व्यवस्था लागू नहीं होगी, नियम पूरे एनसीआर में होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो दिल्ली में अगर तेल नहीं मिलेगा तो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद से तेल ले सकता है। और आज आवाज अड्डा में भी हम प्रदूषण पर ही चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली हो या देश के दूसरे शहर, हर तरफ सांसों में जहर घुल रहा है। ऐसे में आखिर पोल्यूशन कंट्रोल का क्या उपाय है, या फिर कोई उपाय नहीं? इसी पर होगा मंथन। पोल्यूशन नो सॉल्यूशन। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। लोकसभा से विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच बिल पास हुआ है। विपक्ष चाहता था कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए और इसको लेकर वेल में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी सदन में देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने बिल को फाड़कर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछाला। विपक्षी सांसदों ने कहा कि कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है। यह भी बताया कि बिल राज्यों पर ज्यादा बोझ डालता है। इसके बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को आदर्श बताया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी स्पीच के खिलाफ कानून बनाने वाले देश का पहला राज्य बन सकता है। आज कर्नाटक विधानसभा से हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल 2025 पास हो गया है। अभी बिल को विधान परिषद से पास करवाना बाकी है। इस बिल के मुताबिक किसी व्यक्ति या ग्रुप के प्रति दुर्भावना और हिंसा बढ़ाने वाले बयान को हेट स्पीच माना जाएगा। अगर हेट स्पीच का आरोप किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति पर लगता है तो उस संगठन के जिम्मेदार व्यक्तियों को भी दोषी माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार को सोशल मीडिया से हेट स्पीच से जुड़े पोस्ट हटवाने का अधिकार भी होगा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 साल से 7 साल तक की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। Hate bill, we have passed in the assembly, it will go to the council. It is a need of hour. You can't express your discontent. It is a right of every individual. You can't hate people. The result, we have brought a law. Always we want to go with peace. I think this bill will send a message to all my friends that you should not create confusion in the society. अब एक नजर आज के बाजार पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और बाजार में हमें एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर बात करें पॉजिटिव साइड की तो देखिए आईटी पैक में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है ड्यू टू जो टीसीएस की एनालिस्ट मीट के जो पॉइंटर्स आए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। एआई रेवेन्यू में अच्छा खासा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आगे के आउटलुक को लेकर भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे कंपनी जो है दिखाई दे रही है। एसेंशियल के नंबर आने वाले हैं Q1 के, उसको लेके भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूरे ही सेक्टर में इनफैक्ट एक बज़ बनता हुआ आज के सत्र में दिखाई दिया। इसके अलावा रियलिटी में अच्छी खासी तेजी हमें इस टाइम पे देखने को मिली और बैंकिंग शेयर्स में जो प्राइवेट बैंक्स थे वहां पे अच्छी खासी जो मोमेंटम था वो हमें बुल साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। अब बात करें लूजिंग स्ट्रीक की तो ऑटो में जो डेफिनेटली एक प्रेशर है वो बना हुआ था आज के सत्र में ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, चाहे आप बात कर लीजिए हीरो मोटोकॉर्प की या फिर बात कर लीजिए ओला इलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसमें से एक अच्छा खासा रिलीफ आया है एम्प्लॉयज को लेके, आगे की सिचुएशन को लेके। उसके बाद ये तेजी टीसीएस जैसे कि मैंने मेंशन किया, एनालिस्ट मीट के बाद ये तेजी मैक्स हेल्थ केयर और टेक महिंद्रा यहाँ पे भी अच्छे खासे गेन्स जो है लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनती हुई दिखाई दी है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, सन फार्मास्यूटिकल जैसे कि मैंने अपने आज के लिंक में भी बताया था कि यहाँ पे यूएस एफडीए की गाज गिरी है जिसके बाद ये गिरावट देखी गई है। टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एशियन पेंट ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। ब्रॉडर मार्केट की तरफ नजर डाली जाए
तो देखिए बढ़ने वालों में आज एएमसी शेयर सारे ही अच्छे खासे तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, बिकॉज जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, जो एक्सपेक्टेड किया गया था वहां से अच्छा खासा उभर के आया है, जिसके बाद ये रौनक यहाँ पे देखी गई है पीबी फिनटेक, एमएनएम फाइनेंशियल और अशोक लेलैंड। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ली जाए तो एमआरपीएल, कमिंस, सेल और टाटा कम्युनिकेशन में आज करीब करीब 2% की गिरावट रही है, लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक फ्लैट साइड में आज बंद हुआ है बाजार। वहीं कैपिटल मार्केट थीम आज की सबसे तेजी वाली थीम साबित हुई है। सेबी बोर्ड के फैसलों के बाद पूरे सेक्टर में तेजी की बहार है। ये फैसले पूरे सेक्टर के लिए किस तरह असर डालेंगे, ये बता रहे यतिन मोहता। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है एएमसी स्टॉक्स में और ब्रोकर स्टॉक्स में, और येस्टरडे की खबर को इसका लेना देना है पूरी तरीके से, जहां सेबी की बोर्ड ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके अंदर TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो को कम कर दिया गया है। लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स से अब म्यूचुअल फंड्स अपने ग्राहकों से कम चार्ज करेंगे। तो आप अगर म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हालांकि थोड़े दिनों पहले ही इसके ऊपर एक चर्चा हुई थी, कंसल्टेशन पेपर था जिसके अंदर सेबी ने एक ब्रॉड ढांचा और एक ब्रॉड आउटलुक दे दिया था कि इस तरीके से क्लोज्ड एंडेड फंड्स हों, ओपन एंडेड फंड्स हों, म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी साइड पे उसको छोड़ के भी जो डेट फंड्स हों, इसके TR रेशियो में कमी की जाएगी। तो तभी एक स्टॉक का नेगेटिव रिएक्शन आया और उसी तर्ज पे अगर हम देखें तो TR रेशियो को कम कर दिया गया। ब्रोकरेजेस के अगर आप माने तो जो AMC स्टॉक्स हैं इन पे 3 से 4% का अर्निंग्स इम्पैक्ट होगा, लेकिन CLSA हो या जेफरीज हो, इनको लगता है कि जो अक्टूबर 25 को प्रस्ताव आया था उसके मुकाबले बेहतर ही है पूरा स्ट्रक्चर, और रेगुलेटर ने टैक्सेशन और GST और बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस TR रेशियो और ब्रोकरेज के चार्जेस से बाहर रखी हैं। ब्रोकरेजेस की भी अगर हम बात करें या रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र की एजेंट्स की बात करें तो यहाँ भी राहत है, क्योंकि पहले सेबी का प्रस्ताव था कि कैश मार्केट में 5 बेसिस पॉइंट्स की ब्रोकरेज दी जाएगी और 1 बेसिस पॉइंट्स की डेरिवेटिव पे ब्रोकरेज दी जाएगी, लेकिन वो चेंज कर दिया गया। वो 2 बेसिस पॉइंट डेरिवेटिव के लिए रखा गया जो बेहतर है कंसल्टेशन पेपर से, और 6 बेसिस पॉइंट्स कैश मार्केट के लिए रखा गया। हालांकि जानने लायक बात यह है कि जो एक्सपेंसेस हैं जैसे कि टैक्सेस, GST, दूसरे चार्जेस, इसको इस ब्रोकरेज के स्लैब से और TR रेशियो से बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आज इस फाइनल सेबी के प्रस्ताव के बाद जो शायद और वर्स एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उससे बेटर आने के बाद सारे के सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी तेजी। अब बात करते हैं प्रेशियस मेटल के आउटलुक पर। 2025 में सोना चांदी की रफ्तार दमदार रही है और इसी पर पूरी डिटेल्स दे रही है मनीषा गुप्ता। 2025 प्रेशियस मेटल्स के नाम है क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है, ये विद इन कमोडिटीज ही नहीं बाकी एसेट क्लासेस को भी बहुत पीछे छोड़ गया है। सोने ने करीबन 65% की बढ़त दिखाई है, चांदी 130% ऊपर है, प्लैटिनम में 120% की बढ़त, तो पैलेडियम भी बहुत दूर नहीं था। 90% से ज्यादा तक की तेजी हमने यहाँ पर पैलेडियम में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ सोना और चांदी 2025 में रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए नजर आए, तो 18 साल के हाइज पर प्लैटिनम है और पैलेडियम 34 महीनों की तेजी आपको दिखाते में सक्षम रहा है। अब अगर एक एक कमोडिटी करके यहाँ पर बात करें तो सोने के बारे में पहले देख लेते हैं। 1979 के बाद 2025 में इस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, जहाँ पर ऐसी बढ़त देखने को मिली। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी जोरदार है। पिछले 3 सालों से सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 1000 टन से भी ज्यादा खरीदा है और इस साल भी शायद उसी तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल पाएंगे। इसके अलावा वॉर और टैरिफ्स की वजह से यहाँ पर चमक बढ़ती हुई नजर आई। मार्केट्स ने इसलिए भी लिया क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। सेफ हेवन बाइंग खरीदारी हमने बनते हुए देखी और साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल डेट की इश्यूज हैं उसका भी फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं सोने को मिलता हुआ नजर आया। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बेहतरीन थी। यूएस में जो रेट कट्स देखने को मिले उसका भी पूरा फायदा यहाँ पर सोने ने लिया है। ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर चांदी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चांदी इसलिए भी चढ़ी है क्योंकि 2026 छठा ऐसा साल रह सकता है जहां पर हम ग्लोबल डेफिसिट की स्थिति लगातार बनता हुआ देखेंगे। सप्लाई में तो कंसर्न है ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड जोरदार है। भारतीय बाजारों में करीबन 7000 टन का इंपोर्ट चांदी का इस साल में शायद होगा, तो इस नंबर्स के साथ यहां पर भी बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली है। ज्यादातर इस साल में प्रीमियम के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं 2026 की, और ये सोने के लेवल्स हैं जहां पर हमने इस साल में 45 बार ऑल टाइम हाइज बनता हुआ देखा।
अब अगले साल की बात की जाए तो कॉमर्स बैंक का मानना है कि $3,800 अनाउंस के आसपास एक एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा। डॉयशे बैंक 4,000, सीपीएम ग्रुप 4,500, तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि $5,000 प्रति आउंस के लेवल्स भी 2026 में निकलते हुए नजर आएंगे। और ऐसी ही कुछ राय मेटल फोकस और एड यार्डेनी की तरफ से भी है। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि $5,000 पर आउंस के लेवल्स यहां पर आराम से सोना निकाल लेगा। इंडियन मार्केट्स में भी यहां पर हायर हाइज बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं चांदी की, जहां पर 120% की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगले साल और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। तो सिटी का मानना है $70 पर आउंस के ऑल टाइम हाइज बनेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि 65 की एवरेज बनती हुई नजर आएगी। जेपी मॉर्गन को कुछ करेक्शन नजर आती है और यूबीएस एक बड़ी रेंज में यहां पर चांदी में कारोबार करते हुए देखते हैं। इंडियन ब्रोकरेजेस की बात की जाए तो एसएमसी को लगता है कि वॉलेटाइल चांदी रहेगी तो $55 से $80 पर आउंस की एक बड़ी रेंज बन सकती है। मोतीलाल ओसवाल और आम्रपाली ग्रुप को लगता है कि नए हाइज बनेंगे और $75 प्रति आउंस के लेवल चांदी आपको अगले साल भी दिखाती हुई नजर आएगी। आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। चीनी कंपनियों की संस्था इस्मा ने इस साल किसानों के बढ़ते बकाया को लेकर चिंता जताई है। इस्मा के मुताबिक अगर सरकार सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कदम नहीं उठाती तो किसानों का भुगतान अटक सकता है। इस पर इस्मा के प्रेसिडेंट गौतम गोयल से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। इस साल हम लोगों का अनुमान है चीनी का जो प्रोडक्शन है 343.5 लाख टन होने की उम्मीद है और डाइवर्जन केवल 34 लाख टन का डाइवर्जन जो अभी टेंडर हुए हैं उसमें 34 लाख टन का डाइवर्जन हो रहा है। गवर्नमेंट ने 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट में परमिट करी है, परंतु उस 15 लाख टन एक तो आज इस साल एक्सपोर्ट की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, तो जो चीनी एक्सपोर्ट हो भी रही है वो लागत से कम प्राइस पे एक्सपोर्ट हो रही है क्योंकि लोग अपना स्टॉक को बिल्डअप नहीं करना चाह रहे हैं। एफआरपी बढ़ चुकी है, करीब 15 रुपये से एफआरपी बढ़ी है। यूपी में 30 रुपये से एसएपी बढ़ी है। कर्नाटका में भी एडिशनल केन प्राइस का ऐलान किया गया है। तो ओवरऑल जो इस साल जो एवरेज केन कॉस्ट अक्रॉस इंडिया है वो 391 रुपये पर प्रति क्विंटल का आ रहा है और 375 रुपये की एफआरपी है। इस कंडीशन में जो चीनी के रेट हैं और जिस तेजी से चीनी के रेट में डाउनफॉल या गिरावट आ रही है, इससे केन प्राइस एरियर्स की केन प्राइस एरियर्स बिल्डअप ऑलरेडी होने चालू हो गए हैं। ये हम लोगों का जो डेटा कह रहा है महाराष्ट्र में ऑलरेडी अब केन प्राइस एरियर्स की करीब जो हमारे को भी इस्मा के ऑफिस से जो डेटा मिल रहा है करीब 2000 करोड़ तक के केन प्राइस एरियर्स बिल्डअप होने की खबरें लगभग आनी चालू हो गई। अब आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। अमीर फैमिली की लिस्ट में सिर्फ 8 परिवारों की संपत्ति ही $100 अरब से अधिक है। रिच फैमिली की इस लिस्ट में भारत से सिर्फ अंबानी परिवार को जगह मिली है। 105.6 अरब डॉलर संपत्ति के साथ वो 8वें पायदान पर है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका के वॉल्टन फैमिली, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट से जुड़ी है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।